नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप भारत 24 पर द रूबिका लियाकत शो देख रहे हैं। आज देश की जनता को हम द रूबिका लियाकत शो में क्या कुछ दिखाने वाले हैं, टीम ने क्या तैयारियां की है, कौन से फैक्ट्स संजोकर आपके लिए रखे हैं, देख लीजिए। You must ultimately seek the opinion of the people. Within a constitution like ours, there is no question of a referendum. तो चलिए शुरुआत करते हैं द रूबिका लियाकत शो की पहली खबर के साथ। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज दूसरा दिन था। कांग्रेस समेत विपक्ष का पूरा गठबंधन ये चाहता था कि अविश्वास के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में बोलने पर मजबूर किया जाए और मोदी सरकार के खिलाफ बड़े हमले करके 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट किया जाए, वोटर्स तक अपनी बात पहुंचाई जाए। लेकिन दूसरे दिन की चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद ही घिरे हुए दिखे। बहस से साफ लगा कि राहुल गांधी ने आज एक बड़ा मौका गवा दिया और बीजेपी के हाथ में एक बड़ा हथियार दे दिया। इसी बहस में आज अमित शाह ने जो भाषण दिया उसने दिखाया कि राजनीति में इतने अहम मौके का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। मतलब आज शाह ने 2024 का नैरेटिव सेट कर दिया और मणिपुर समेत विपक्ष के सभी मुद्दों का करारा जवाब दिया। सबको लग रहा था कि अविश्वास पर बहस की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे, लेकिन राहुल कल नहीं बोले थे, बीते कल की बात कर रही हूं। आज उन्होंने अपनी बात रखी। राहुल ने भाषण की शुरुआत में कहा कि आज वो दिमाग से नहीं दिल से बोलने वाले हैं। राहुल जी दिल से बोले भी, लेकिन आज ऐसा लगा कि राहुल किसी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। ना उनके भाषण में फैक्ट्स थे ज्यादा और ना ही सियासी तर्कश में वो तीर जिससे सत्ता पक्ष को जवाब देना भारी पड़ जाए। आखिर में जरूर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करते हुए बड़े बड़े आरोप लगाए, रावण का जिक्र किया, कुंभकर्ण का जिक्र किया, लेकिन वहां भी वो फैक्ट्स एंड फिगर्स का जिक्र नहीं कर पाए। अमित शाह ने 2 घंटे 4 मिनट भाषण दिया और यह भाषण आंकड़ों के साथ था। उन्होंने विपक्ष के इस अविश्वास प्रस्ताव पर सवाल उठाए। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से बात की शुरू, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों पर निशाना साधते हुए नजर आए। सुनिए। जवाहरलाल नेहरू सरकार की एक भूल थी। धारा 370 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त को इस महान सदन ने धारा 370 को समाप्त किया। इसके साथ ही कश्मीर के अंदर से 2 झंडे चले गए, 2 संविधान खत्म हो गए और संपूर्ण रूप से कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मान्यवर नरसिम्हा राव जी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव जीत गई और बाद में कई लोगों को जेल की सजा हुई, स्वयं नरसिम्हा राव जी को हुई, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को घूस देकर अविश्वास प्रस्ताव पर विजय प्राप्त करी। कांग्रेस ने 30 साल तक कोई सरकारों को चलने नहीं दिया। चंद्रशेखर जी को सबसे पहले, चरण सिंह जी को समर्थन दिया, सरकार, फिर चंद्रशेखर को समर्थन दिया, सरकार, देवगौड़ा को समर्थन दिया, सरकार। इनकी फितरत मान्यवर अस्थिरता। मोदी जी ने, एनडीए ने, भाजपा ने देश को स्थिर शासन दिया है, इसलिए देश विकास। अमित शाह ने आंकड़ों के साथ बताया कि कांग्रेस सरकार में किस तरह नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर की समस्याएं बढ़ती गई। उन्होंने मणिपुर के मामले में भी विपक्ष को आईना दिखाया। मणिपुर की बात करना, ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है।
उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। मान्यवर, देश भर की जनता के सामने फैलाई गई है कि यह सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। मैं आज भरे सदन के अंदर आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सदन आहूत भी नहीं हुआ था। मैंने पत्र लिखकर अध्यक्ष जी से मांग की थी कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, इसमें समय मर्यादा मत बनाइए। और क्या आप सोचते हो कि शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है, हमें सुनना पड़ेगा। मान्यवर, 6 साल से करीब 6.5 साल से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तब से 3 मई तक एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा। कुल मिलाकर अविश्वास प्रस्ताव पर आज राहुल गांधी के पास एक बड़ा मौका था। अमित शाह ने उस मौके का इस्तेमाल किया। आज राहुल गांधी ने बहस की शुरुआत करते हुए भारत जोड़ो यात्रा के अपने अनुभवों से चर्चा की शुरुआत की। इसके बाद वो मणिपुर के मुद्दे पर आए, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि भारत माता की हत्या हो गई। राहुल गांधी ने भाषण की शुरुआत में कहा था कि आज वो 2 गोले फोड़ेंगे, यानी 2 धमाके करेंगे। मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा, मतलब 1-2 गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। राहुल गांधी ने इन दोनों गोलों का जो है इस्तेमाल किया, लेकिन उसका शिकार कौन हुआ ये आपको आगे पता चल जाएगा। लेकिन राहुल के भाषण से सदन का पूरा माहौल गर्म हो गया। उनके भाषण के बाद बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जवाब देने उतरी। देखिए राहुल के बयान और उस पर स्मृति ईरानी के हमले। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। आप समझ रहे हैं, राहुल गांधी ने भारत माता का जिक्र किया, लेकिन कहा कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हो गई। उसी पर स्मृति ईरानी ने कहा कि पहली बार मैं ये देख रही हूं कि भारत माता की हत्या का जिक्र हो रहा है और सदन तालियों से गूंज रहा है और ताली बजाने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थक हैं। जब राहुल गांधी संसद से जाने लगे तो जमकर हंगामा शुरू हुआ। बीजेपी की महिला सांसदों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने संसद से जाते हुए बीजेपी सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस किया। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इसमें राहुल गांधी अपना भाषण खत्म करने के बाद कागज समेट रहे थे। इसी दौरान बहुत हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष यानी एनडीए के सांसद मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। जब कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी जवाब देने उठे, उसी वक्त राहुल गांधी ने उनको पीछे से टोका, उन्हें बैठा दिया और फिर अचानक फ्लाइंग किस देने लगे। इन तस्वीरों में दिख रहा है आपको, राहुल गांधी फ्लाइंग किस दे रहे हैं। आसन पर स्पीकर ओम बिरला बैठे हुए हैं और स्मृति ईरानी भाषण दे रही हैं। इन तस्वीरों से बीजेपी की महिला सांसद भड़क गई और स्पीकर से लिखित शिकायत कर दी। ये लेटर इंग्लिश में है, जिस पर 22 महिला सांसदों ने सिग्नेचर किए हैं। मेरे पास ये शिकायत मौजूद है, लेकिन मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा जो है पढ़कर सुना देती हूँ। इसमें लिखा क्या है, सुनिए। आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय, मैं वायनाड से सांसद राहुल गांधी द्वारा संसद में किए आचरण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी संसद में बोल रही थी, तब राहुल गांधी ने अभद्र आचरण किया, उनकी तरफ गलत इशारा किया। इस तरह का आचरण न केवल महिला सांसदों की बेइज्जती है, बल्कि ये इस पवित्र सदन की गरिमा के भी खिलाफ है। हम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। और इस पर
तमाम महिला सांसदों ने जो एनडीए की हैं अपनी शिकायत दस्तखत करते हुए दर्ज कराई। स्पीकर के चेंबर में जाकर ये शिकायत की। उन्होंने मांग की कि संसद के सीसीटीवी फुटेज निकालकर राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. पहली बार ऐसे हो रही है, एक मेंबर पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने प्लेन किस दे रहे हैं। ये क्या बिहेवियर है, क्या नेता है वो। इसीलिए हम आज स्पीकर को कंप्लेंट दिया है, सीसी कैमरे से इसका फुटेज लेना एंड मेंबर का ऊपर कार्यवाही करना, ऐसे हम मांग रखे हैं। ईरानी जी ने बोलना शुरू किया, उसी समय उनको लग रहा था कि उन्होंने बाजी मार ली है और विनिंग विक्ट्री के साथ में बाहर निकलते निकलते उन्होंने जो फ्लाइंग किस का जो एक एक्ट किया हमने कभी नहीं देखा। कभी पार्लियामेंट के अंदर आंख मारते हैं, कभी ऐसा अभद्र व्यवहार करते हैं। जो हम महिला सांसद, जो महिला और हमारी भारत की संस्कृति हम अगर बात करें तो हमारे व्यवहार आचरण में ये बात कभी नहीं आती। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के आरोप ने ऐसा तूल पकड़ा कि देखते ही देखते ये मुद्दा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। बाद में विपक्षी गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी माना कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दी थी। उन्होंने क्या ये कहकर कैसे महिलाओं को दे रहा हूँ, ये क्या बात हुई? उनको किस बात का दुख हो रहा है? इट वॉज जस्ट अ जेन्युइन जेस्चर उन्होंने किया है। जैसे कहा मोहब्बत की दुकान है, आप लोग को नफरत से आदत हो गई है, मोहब्बत एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस भी यही दलील दे रही है, लेकिन चाहे राहुल गांधी हो या कोई और, आपको हिंदुस्तानी तहजीब और जहां आप मौजूद हैं उस जगह की मर्यादा का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। राहुल नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, ये अच्छी बात है और मोहब्बत हर किसी के मन में, हर किसी के जहन में होनी चाहिए। लेकिन उस मोहब्बत को आप पेश कैसे कर रहे हैं, वो कहीं किसी की भावना को चोटिल तो नहीं कर रही है या किसी की डिग्निटी को चोट तो नहीं पहुंचा रही है, इसका भी ख्याल रखना होगा। हो सकता है कि राहुल गांधी ने जो फ्लाइंग किस किया है उसके पीछे की मंशा और नीयत बुरी नहीं रही हो, लेकिन आप ये बात समझिए, भारतीय परंपरा में मोहब्बत का भी एक सलीका होता है। उस सलीके को अगर किसी ने तोड़ा तो फिर बवाल ज़रूर होगा या फिर उस मुद्दे को उठाया ज़रूर जाएगा। अगर ये बात संसद में होगी तो फिर बवाल तो बड़ा होगा ही। हालांकि 5 साल पहले 2018 में भी जब कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, तब राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के बाद पीएम मोदी के चेयर के पास जाकर उनको गले लगाया था और जब वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठे थे तो उन्होंने आंख मारी थी। इसे लेकर भी खूब विवाद हुआ था। संसद में राहुल गांधी के आचरण पर आज बीजेपी की महिला सांसदों ने जो शिकायत की, उस पर क्या एक्शन हो सकता है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। संसद में लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग एथिक्स या आचार कमेटी होती है, जिसमें लोकसभा की कमेटी में 15 सांसद मेंबर होते हैं जिन्हें स्पीकर नॉमिनेट करते हैं। इस कमेटी के पास कोई भी शख्स या सांसद किसी दूसरे सांसद के आचरण की शिकायत कर सकता है। उसे अपनी शिकायत के सबूत देने पड़ते हैं। अगर कमेटी इस शिकायत से संतुष्ट हो जाती है तो वो इसकी जांच करती है। अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, अगर आरोप पर सांसद माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। इसमें उनको सदन से बर्खास्त या सस्पेंड भी किया जा सकता है। अब तक आचार कमेटी ने जिन सांसदों के खिलाफ एक्शन लिया है उनमें साल 1951 में लोकसभा से एचजी मुदगल, साल 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी, नवंबर 1977 में इंदिरा गांधी, दिसंबर 2005 में रुपए लेकर सवाल पूछने के मामले में 11 सांसदों और साल 2016 में राज्यसभा से विजय माल्या को बर्खास्त किया जा चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान भी सांसद रहते हुए बीजेपी सांसद रमा देवी के खिलाफ अभद्र आचरण के फंदे में फंसे थे, लेकिन उन्होंने माफी मांग ली थी। अविश्वास प्रस्ताव पर आज लोकसभा में दूसरे दिन की बहस में जो हुआ उससे साफ है कि बीजेपी के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ इस मुद्दे को यूं ही जाया तो नहीं होने देंगे।
136 दिन तक संसद से बाहर रहने के बाद राहुल का आज संसद में पहला भाषण था, लेकिन अब फ्लाइंग किस वाला मुद्दा उनके लिए उल्टा पड़ गया है। बीजेपी जरूर इस मुद्दे को आगे ले जाएगी और अगर आचार कमेटी ने इसकी जांच शुरू कर दी तो राहुल गांधी एक बार फिर और एक और परेशानी में पड़ सकते हैं। बहरहाल आज दिन भर संसद में क्या हुआ आपको हमने दिखाया। बीजेपी कह रही है तो ट्रेलर दिखाया है। अविश्वास प्रस्ताव पर असली पिक्चर तब दिखेगी जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन आरोपों पर जवाब देंगे। हालांकि आज भारत छोड़ो आंदोलन 81वें यानी 81th उसकी सालगिरह पर प्रधानमंत्री ने अपने कैंपेन की शुरुआत की और इसकी झलक दिखा भी दी। चारों तरफ एक ही गुंज है, करप्शन, क्विट इंडिया यानी भ्रष्टाचार, इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट, क्विट इंडिया यानी तुष्टीकरण, इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी, क्विट इंडिया यानी परिवारवाद, इंडिया छोड़ो। आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि हमने 2:45 पर जब सदन में भाषण खत्म हुआ, उसके बाद हंगामा हुआ, उसके बाद स्मृति ईरानी बोली, उसके बाद एक सवाल पूछा, पोल किया ट्विटर पर, राहुल गांधी के भाषण को आप कैसे देखते हैं या ये भाषण आपको कैसा लगा। जैसा मैंने आपको बताया 2:45 पर मैंने ट्वीट किया था। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, और ये देखिए आप, राहुल गांधी के भाषण को भाषण आपको कैसा लगा, असरदार के बेअसर। असरदार कहने वाले 64% लोग हैं, 64%। और अभी बता दूं कि लगभग 17 घंटे और 36 मिनट बाकी हैं, लेकिन बावजूद इसके 64% लोग कह रहे हैं असरदार रहा है और बेअसर कहने वाले हैं 36% लोग ही। और अब तक 1,01,305 वोट पड़ चुके हैं। अगर आपको मैं ये बता सकूं आंकड़ा तो ये रहा 1,01,305 वोट और 17 घंटे जो हैं वो अभी बाकी हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि इसका स्नैपशॉट लूँ और आपको थोड़ा जूम करके दिखाया जाए। सेव टू फोटोज़, बस आप मुझे 20 सेकंड दे दीजिए। ओके, आई थिंक आई एम रेडी। ये देखिए 1,01,305 वोट जो है वो अब तक पड़ चुके हैं और अभी 17 घंटे 36 मिनट बाकी हैं। और अब तक राहुल गांधी के भाषण को असरदार कहने वाले लोग हैं 64% और बेअसर कहने वाले 36%। तो ट्विटर पर जो वो पोल किया है उसके मुताबिक राहुल गांधी के भाषण को 64% लोगों ने कहा है ये बहुत असरदार था और 36% लोगों ने माना है कि ये बेअसर था। आप भी इस पर वोट कर सकते हैं। राहुल गांधी के भाषण को लेकर ये ट्विटर पोल जिस पर लोगों ने अपनी राय रखी है और लोग ये कह रहे हैं कि ये भाषण बड़ा असरदार था। अब बात आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करके उसे मुख्य धारा में शामिल करने का जो काम आज़ादी के बाद से टल रहा था, उसे खत्म करने से कश्मीर देश की मुख्य धारा में शामिल हो गया है। ये बात मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि 370 हटने की जो चौथी सालगिरह थी उस पर वहाँ मैं सरजमीन कश्मीर पर मौजूद थी और मैं बहुत ही ईमानदारी से ये बात आपके सामने रख सकती हूँ। इन बरसों में कश्मीर और कश्मीरियों को जख्म मिले हैं और बहुत मिले हैं, उसके कुछ नासूर अभी भी दर्द देते हैं। मैं इस खबर पर विस्तार से बात करूंगी, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम की एक बाइट आपके सामने रख रही हूं। We are part of India, yes. She spoke about Kashmiri Pandits. It's the biggest black mark that is on our history of Jammu and Kashmir. We stand proud to be part of this nation.
चलिए, आपने कबूल तो किया कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो 33 साल पहले कश्मीर में हुआ वो इतिहास का काला अध्याय है, लेकिन वो काला अध्याय बीत चुका है और 2023 का कश्मीर एक नई कहानी कह रहा है। 4 साल में कश्मीर का कायाकल्प हो गया है। अपनी आंखों से मैंने कश्मीर में अमन, चैन और शांति की तस्वीरें देखी हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर के बाशिंदों की आंखों में चमक मैंने खुद महसूस की है, लेकिन कुछ लोग इस चमक को फीका करने पर तुले हुए हैं। कुछ लोग हैं जो कश्मीर को तोड़ने की बातें अभी भी कर रहे हैं, और वो भी उस संस्थान में खड़े होकर जिसे हिंदुस्तान के संविधान का संरक्षक कहते हैं। किसने कहा है, क्या कहा है और क्यों कहा है, सब आप जानेंगे। वादा है कि कोई भी पहलू नहीं छूटेगा। कश्मीर की कहानी 1947 से लेकर 2019 और 2023 के अगस्त महीने तक पूरी होकर रहेगी, लेकिन इस कहानी की शुरुआत करने के लिए आपको लेकर चलती हूं 4 साल पहले। आपके सामने 2 तस्वीरें रखती हूं। इन दोनों तस्वीरों के बीच सिर्फ 1 महीना था, और वो महीना था अगस्त का। साल था 2019, जो कश्मीर सालों से पत्थरबाजी झेल रहा था। सरकार के एक फैसले से वो बंद हो जाती है, अशांति का सिलसिला थम जाता है। वो फैसला कौन सा था? आजादी के बाद से जिस फैसले को लेने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया, जिस फैसले ने एक देश, एक विधान, एक संविधान की मूल परिभाषा को ही छिन्न भिन्न कर दिया था, उस फैसले को बदला मोदी सरकार ने। आर्टिकल 370 खत्म किया, कश्मीर को मुख्य धारा के साथ बाकी हिंदुस्तान के साथ जोड़कर तरक्की की दिशा में कदम बढ़ाने का रास्ता दिखाया। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं और ना लेने आए हैं, लेकिन आज कश्मीर की बात क्यों हो रही है, पहले वो समझ लीजिए, जान लीजिए कि कश्मीर कहता क्या है। ये जो धारा 370 हटाई गई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, टूरिज्म पहले भी आता था, 90 भी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है रूबिका जी। 90 भी आते थे, अनरेस्ट में भी यहाँ पे टूरिस्ट थे। जब आप भी शायद कवरेज किए अमरनाथ यात्रा कंट्रोवर्सी में, यहाँ से कितने वापस चले गए उसका भी हमें हिसाब नहीं है। टूरिस्ट आते थे, जाते थे। हाँ, इतना है कि फ्लो इतना नहीं होता था जितना 2022 और 2023 में है। तो शायद जो मैसेज, पॉजिटिव मैसेज लोगों में गई पूरे देश में कि अब यहाँ पे वातावरण ठीक हुआ है, माहौल अच्छा है, उसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है। आप देख लीजिए, पिछले 2 सालों से माहौल बहुत अच्छा है। कहीं पे कोई ऐसी वारदातें नहीं हुई जैसे हुआ करती थी। तो उसकी वजह से जो गेस्ट है यहाँ पे, वो बेहिचक बगैर किसी खौफ के। हमारे ट्रैवल के मतलब अभी मुद्दे हैं या मसाइल हैं, धीरे धीरे तो वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि एलजी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से स्मूथली काम कर रही है, तो आने वाले वक्त में वो भी क्लियर हो जाएंगे। और इंशाल्लाह बाकी जो आपने हालातों की बात की, 370 जाने के बाद तो काफ़ी मतलब लिमिट में रहे हालात, बाकी इनकाउंटर्स वगैरह भी बहुत कम हुए, और इसके साथ साथ डेवलप भी हुआ, स्मार्ट सिटी भी बनी, तो बहुत अच्छे काम भी हुए। कुछ कमियां हैं लेकिन हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो लोग पहले से जो इतना हालत ख़राब था यहाँ कश्मीर में, तो बहुत सफ़र में गुजरा था कि लोगों को कोई सहारा नहीं था, बहुत मतलब मुसीबत में थे कि आपस में जो अपने जो यूनिटी होता है कि कम्युनिटी हाउस बोटों का या मतलब और कोई भी, वो उस हिसाब से मतलब काम चलाता था। तो लोगों के पास कोई जरिया नहीं था, कुछ नहीं था, सब घरों में बैठे थे। कोरोना की वजह से वो टाइम पे भी यही हालत हुआ, हर टाइम पे। क्या अभी लोग ये जो 2 साल हो गए, अभी यहाँ से शुरुआत हो गया, कुछ टूरिज्म आ गया कि उससे थोड़ा आगे हम बढ़ रहे हैं। ये आज का कश्मीर कह रहा है, लोग बहुत खुश हैं। लोग कह रहे हैं हमें रोजी रोटी मिल रही है। हाथ में जब आपके पैसा आता है ना, आपकी कमाई का, तो आपके हाथों में फिर पत्थर नहीं होता है, आपके हाथों में फिर आइडियाज़ होते हैं, मोबाइल फ़ोन होता है, लैपटॉप होता है। कोई ज़बरदस्ती या किसी के दबाव में आकर ये आज के कश्मीर के लोग नहीं बोल रहे हैं, बल्कि दिल से बोल रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर की फ़िज़ाओं में खुशहाली बह रही है, लेकिन आर्टिकल 370 कश्मीर में फिर से लागू हो जाए, ऐसी चाहत रखने वाले कम नहीं है जनाब। 370 को क्यों हटा दिया, इसी पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर 23 याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस पीठ के अध्यक्ष जस्टिस DY चंद्रचूड़ है। इसके अलावा इसमें जस्टिस SK कौल है, जस्टिस संजीव खन्ना है, जस्टिस BR गवई भी हैं,
और जस्टिस सूर्यकांत इसमें शामिल हैं। इस संविधान पीठ के सामने ही देश के मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने आज कुछ शब्द रखे, जो शब्द कह दिए जिन्हें भारत विरोधी ही कहूंगी। हम मानते हैं कि कपिल सिब्बल बहुत काबिल वकील हैं। उन्होंने जो कहा वो बहुत सोच समझकर कहा होगा। वो जानते होंगे कि वो क्या कह रहे हैं। पहले सुन लीजिए कि कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा क्या, फिर कश्मीर को इतिहास और वर्तमान के तराजू में दोबारा तौलने की कोशिश होगी। But when you want to sever a relationship which has been entered into, you must ultimately seek the opinion of the people. Because people are central to this decision, not the Union of India. It goes counter to the very grain of Article 370. So long as a democracy exists, as it does, in terms of a constitutional democracy, any recourse to the will of the people has to be expressed and sought in terms of establishments. But within a constitution like ours, there is no question of a referendum. कपिल सिब्बल ने अपने विवेक से जो दलील दी, उस दलील को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने तुरंत खारिज कर दिया। लेकिन दलील तो दलील है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि कश्मीर का मसला भारत संघ का मसला नहीं है, बल्कि कश्मीर की आवाम का मसला है। इसीलिए कश्मीर की आवाम ही आर्टिकल 370 हटाने या लगाने पर फैसले का अधिकार रखती है। मैं यहां साफ कर देना चाहती हूं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हम कोर्ट प्रोसीडिंग का पूरा सम्मान करते हैं। उसमें दखल देने का हमारा कोई इरादा नहीं है। लेकिन भारत 24 के कुछ सवाल है जो आज पूछे जाने जरूरी है। क्या आर्टिकल 370 लागू करते वक्त कश्मीर की आवाम से पूछा गया था? क्या कश्मीर की आवाम ने कहा था कि उसे आर्टिकल 370 की जरूरत है? क्या कश्मीर के बाशिंदों को आर्टिकल 370 का मतलब भी पता था? हम पूछना चाहते हैं कि जब आर्टिकल 370 लागू करते वक्त आवाम से बात नहीं की गई, तो फिर उस फैसले को हटाने पर हाय तौबा क्यों? ये कैसी बिना सिर पैर की दलील है? सिर्फ अपना केस मजबूत करने के लिए काबिल वकील कपिल सिब्बल कुछ भी दलील दे देंगे। और हम ये मानकर चल रहे हैं कि कपिल सिब्बल ने जो भी कहा है वो ये जानते समझते हुए कहा है कि इससे राजनीतिक अर्थ भी निकलेंगे, क्योंकि वो महज एक वकील भर नहीं है, राजनेता भी है, सांसद भी है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में, तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। कपिल सिब्बल वरिष्ठ वकील हैं, लेकिन उनकी दलील सुनकर ठीक नहीं लग रहा। उन्होंने अपने समर्थन में जो तर्क दिया वो और ज्यादा हैरान और हंसाने वाला है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन को बाहर निकलना चाहिए या नहीं, ये जनता से पूछा गया था। जनमत संग्रह के बाद ही ब्रेक्सिट हुआ था। क्या कपिल सिब्बल नहीं जानते कि ब्रेक्सिट यानी ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना और कश्मीर का भारत अटूट हिस्सा होना दो अलग अलग बातें हैं? यूरोपियन यूनियन कुछ देशों का समूह है। इन देशों में से कोई भी तय कर सकता है कि उसे इसका हिस्सा रहना है कि नहीं रहना है। ये कोई लंदन को इंग्लैंड से अलग करने का जनमत संग्रह नहीं था। ये समझ तो बिल्कुल बेसिक है ना। और ये बार बार आपको कहने की जरूरत नहीं है कि यहां दलील जो है वो किसी का पक्ष लेकर नहीं, निष्पक्ष होकर की जा रही है। इसीलिए हम आपको कश्मीर और जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम की वो बात बता देते हैं जो नेहरू सरकार के दौरान शुरू हुई थी। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कबाइलियों के भेस में अपनी सेना कश्मीर भेजी। तब तक कश्मीर भारत में शामिल नहीं हुआ था। पाकिस्तानी सेना से बचने के लिए 26 अक्टूबर वो तारीख थी 1947 की, जब कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने पर जो समझौता था उस पर सिग्नेचर कर दिया। 1 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशंस ने मध्यस्थता की और भारत पाकिस्तान की पहली जंग 5 जनवरी 1949 को खत्म हो गई। इस फैसले के बाद जिसका जिस इलाके पर कब्जा था वो उसी इलाके पर काबिज हो गया। इस बीच 1 जनवरी 1948 को तत्कालीन नेहरू सरकार कश्मीर मसले को लेकर यूनाइटेड नेशंस पहुंच गई। 21 अप्रैल 1948 को यूएन ने जम्मू कश्मीर का हल प्लेबिसाइट या रेफरेंडम से करने का प्रस्ताव पास किया।
हालांकि ये भी पहला मौका नहीं था जब रेफरेंडम की बात हुई हो। इससे पहले भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने भी कश्मीर विवाद पर रेफरेंडम कराने की ही बात की थी। अब आपके मन में सवाल होगा कि 1948 से लेकर अब तक कश्मीर में रेफरेंडम भर क्यों नहीं कराया गया? इस सवाल का जवाब आपको यूएन के प्रस्ताव में ही मिल जाएगा। यूएन ने कहा था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों की सेनाएं कश्मीर से बाहर निकले और फिर शांत माहौल में कश्मीर की आवाम से उनका फैसला पूछा जाए। यानी कश्मीर में रेफरेंडम कराने से पहले पाकिस्तान को पीओके से अपनी सेना पीछे हटानी थी, जो उसने आज तक नहीं की। यहाँ एक बात और है जो आपको जान लेनी चाहिए और हर हिंदुस्तानी को इस बात में जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो कश्मीर के बाशिंदे हो या कन्याकुमारी के नागरिक हो। भारत की आज़ादी के वक्त जूनागढ़ और कश्मीर रियासतों की हालत लगभग एक जैसी थी। जैसा जूनागढ़ रियासत में 80% से ज़्यादा हिंदू आबादी थी, लेकिन शासक मोहम्मद महाबत खान जी थे, जबकि जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल्य था, लेकिन यहाँ हिंदू राजा हरी सिंह का शासन था। मोहम्मद महाबत खान जी जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, लेकिन हरी सिंह ना तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और ना ही हिंदुस्तान में। अक्टूबर 1947 में हरी सिंह को समझ आ गया कि अगर वो भारत में शामिल ना हुए तो पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा लेगा या कब्जा जमा लेगा। उनका राज तो जाएगा ही, कश्मीर की जनता भी परेशान हो जाएगी और इसीलिए उन्होंने खुद भारत में शामिल होने का फैसला लिया। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पहली बार ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के चुनाव हुए। इनमें अब वहां 33,000 से ज्यादा स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए। अब हमें समझ ये नहीं आ रहा कि जब कश्मीर अपनी मर्जी से भारत में शामिल हुआ, जब उस वक्त पाकिस्तान ने रेफरेंडम कराने की कोई पहल नहीं की, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के बावजूद अपनी सेना पीओके से नहीं हटाई, तो अब कपिल सिब्बल किस आधार पर रेफरेंडम की बात कर रहे हैं? और अब तो कश्मीर बहुत आगे बढ़ चुका है, कानूनन भारत का हिस्सा है, पीओके भी हमारा ही हिस्सा है। एक हिस्से का विशेषाधिकार या एक हिस्से को हिंदुस्तान के वो विशेषाधिकार क्यों दिया जाए जो किसी की गलती से रह गया? वैसे भी जब संविधान में आर्टिकल 370 जोड़ा गया था तो ये टेम्परेरी था, अस्थायी था, यानी ये संविधान का हमेशा हिस्सा रहेगा, ऐसा नहीं था। अब ये भी जान लीजिए कि आर्टिकल 370 हटाने के समर्थन में भारत की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्या दिया है। भारत सरकार ने कहा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में टेरर नेटवर्क तबाह हो गया है। ये सच है। पत्थरबाजी और हिंसा अतीत का हिस्सा बन चुकी है। ये सच है। 2018 में 1767 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी। अब मैं आपसे सवाल पूछती हूं, 2023 में क्या हुआ होगा? कितनी पत्थरबाजी की घटनाएं हुई होंगी? 0, 0। 2018 में कश्मीर के 199 युवा आतंकवादी बने, लेकिन 2023 में यह संख्या कितनी रह गई है? 12। कश्मीर में स्कूल, कॉलेज और उद्योग सामान्य रूप से चल रहे हैं, विकास हो रहा है। के उस पार से आतंकवादी घुस जाते थे और जवानों के सर काट कर ले जाते थे। कोई जवाब नहीं देता था। 2 बार पाकिस्तान ने हिमाकत की, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, दूसरी बार एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा करने का काम नरेंद्र मोदी। सरकार के हलफनामे का आधार कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद आई तस्वीरें और फैक्ट्स हैं, और हम भी उन्हीं फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। यह अलग बात है कि कोर्ट में केस जीतने के लिए दलीलें मामले की गंभीरता समझे बगैर दी जा रही हैं। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश और संचार नीति बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को देता था, लेकिन बाकी कानून लागू करने के लिए केंद्र सरकार को प्रदेश की रजामंदी चाहिए थी। आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर पर आर्टिकल 356 लागू नहीं होता था, इसीलिए जम्मू कश्मीर राज्य का अलग झंडा हुआ करता था। आर्टिकल 370 के तहत दूसरे राज्यों के लिए जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता थी, एक हिंदुस्तान की और दूसरी प्रदेश सरकार की।
जम्मू कश्मीर पर संविधान के आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू नहीं होता था। फिर मूल मुद्दे पर लौटते हैं। आर्टिकल 370 महिलाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मसला था, क्योंकि कश्मीर की बेटी अगर किसी और राज्य में ब्याही जाती तो उसके पिता की जमीन या उसके परिवार की जमीन उसकी नहीं हो पाती। ये महिलाओं के साथ, कश्मीर की बेटियों के साथ, जम्मू कश्मीर की बेटियों के साथ बड़ा अन्याय था। और ये 370 हटने के बाद उस अन्याय को हटाया गया है, खत्म किया गया है। आर्टिकल 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें सुनी जा रही है। 23 याचिकाओं में दावा किया गया है कि आर्टिकल 370 हटाना गैर कानूनी फैसला था। इन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रोजाना हो रही है। इस केस के काबिल वकीलों से हम सिर्फ आग्रह कर रहे हैं कि आप वो तर्क दीजिए जो देश की एकता को बढ़ाए, अखंडता को बढ़ाए। ऐसे तर्क दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट आपकी बात माने, लेकिन देश विरोधी माहौल कतई मत बनाइए। अब आगे बढ़ रहे हैं। भारत की क्षमता का दुनिया लोहा मानती है। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपसे पूछूं तो क्या है? क्या होगी? भारत की युवा शक्ति। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, इसीलिए भारत की क्षमता अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा है। भारत में 15 से 29 साल के युवा 30% है। 30 से 44 साल के बीच की आबादी 20% है। यानी भारत में वर्किंग फोर्स करीब 50% है। और यही रीजन है जिसके चलते पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत पर टिकी है। और यही वजह है, यही हमारा कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बस कुछ साल और हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होने वाले हैं। लेकिन हर पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी भी तो होती है। जो हमारी ताकत है, उसी ताकत को बर्बाद करने की साजिशें भी तो होती है। हमारी युवा पीढ़ी जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए नशे को हथियार बनाया जा रहा है। ये ऐसी साजिश है जिसके दलदल में पंजाब के युवा सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं। पंजाब सरकार के मुताबिक पंजाब में नशा मुक्ति केंद्रों में 10 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं जिनका इलाज हो रहा है। 70 लाख से ज्यादा लोग आदतन नशा करते हैं। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,62,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ 185 ਤੇ 74, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6,12,000। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। पंजाब की आबादी करीब 3 करोड़ है, यानी पंजाब की 25% आबादी नशे की गिरफ्त में है। और इसमें से ज्यादातर कौन? युवा। पंजाब में नशे का ऐसा आतंक है कि हर दूसरे दिन नशे के ओवरडोज की वजह से एक आदमी की जान चली जा रही है। सिर्फ 2022-23 के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में ड्रग्स की वजह से 272 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें भी फिरोजपुर में सबसे ज्यादा 56 लोगों ने जान गंवाई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पंजाब को कौन है जो ड्रग्स के दलदल में डाल रहा है? इतनी पाबंदियों के बावजूद पंजाब में ड्रग्स कैसे और कहां से आ रही है? इस सवाल का जवाब हमारा पड़ोसी है। पंजाब सीमावर्ती राज्य है। इसकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान लगातार सीमा पार से ड्रग्स की खेप भारत पहुंचा रहा है। इसके लिए अब वो ड्रोन की मदद ले रहा है। पंजाब में ड्रग्स रोकने के लिए सरकारी महकमा है। सीमा पर खुद हमारे सुरक्षा बल तैनात है। बावजूद इसके पंजाब में ड्रग्स का धंधा बंद क्यों नहीं हो रहा? इस सवाल का जवाब हमने खोज निकाला है। पंजाब भारत का वो राज्य है जहां सुरक्षा बलों ने सबसे ज्यादा ड्रग्स पकड़ी है। सिर्फ बीएसएफ ने पंजाब में 2020 से जून 2023 तक 1559 किलो हेरोइन जब्त की है। यह पूरे भारत में जब्त की गई हेरोइन में सबसे ज्यादा है। बीएसएफ की बात कर रही थी। ये तो भारत में अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी हैं, वो भी ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाती हैं। एनसीबी के मुताबिक पंजाब में सिर्फ साल 2020 में 952 किलो ड्रग्स सुरक्षा एजेंसियों ने जब्त की। 2021 में 819 किलो ड्रग्स। 2022 में जो ड्रग्स के आंकड़े हैं वो डबल हो गए, 1614 किलो ड्रग्स 2022 में सुरक्षा एजेंसियों ने जो जब्त की है वो आपके सामने है। इस आंकड़े में बीएसएफ द्वारा जब्त ड्रग्स के आंकड़े मौजूद नहीं हैं। और सिर्फ पंजाब से सटे बॉर्डर से ही नहीं बल्कि एलओसी से भी ड्रग्स भारत में भेजी जाती है। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ अभियान सख्त होने के बाद बॉर्डर पार से आने वाले ड्रग्स का रूट अब बदल दिया गया है।
आज ही पंजाब पुलिस ने बारामूला में उरी सेक्टर से 5 ड्रग्स तस्करों को अरेस्ट किया। कश्मीर के अंदर जाके दीनानगर पुलिस के एएसपी आदित्य बारियर की अगुवाई में हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और वहां से 11,20,000 रुपए की ड्रग बनी, एक ग्लॉक पिस्टल जो पाकिस्तान से स्मगल हुआ था, 2 मैगजीन, 46 उसके जिंदा कारतूस और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि पंजाब के युवाओं तक कितना ड्रग्स पहुंच रहा होगा और इसी वजह से पंजाब में ड्रग्स की लत सबसे बड़ा मुद्दा है। पंजाब में 6,97,000 बच्चे जिनकी उम्र 10 से 17 साल के बीच है वो नशे की लत के शिकार है। 18 से 75 साल के बीच के 66,70,000 लोग ड्रग्स की चपेट में हैं। इन आंकड़ों में शराब पीने वालों की संख्या शामिल नहीं है। इन आंकड़ों से साफ है कि पंजाब ड्रग्स के दलदल में बुरी तरह से फंसा हुआ है। ये आंकड़े हम नहीं तैयार कर रहे हैं। लोकसभा में 3 अगस्त 2023 को यानी आज से महज 6 दिन पहले पेश की गई एक रिपोर्ट के आंकड़े हैं। रिपोर्ट का नाम क्या है? ड्रग अब्यूज अमंग यंग पर्सन्स, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, और इसे लोकसभा की सामाजिक न्याय और अधिकारिता समिति ने पेश किया है। इन ड्रग्स के कारण ड्रग्स लेने वालों की तो जान जा ही रही है। ड्रग्स की वजह से पंजाब में अपराध भी बढ़ रहा है। ड्रग्स की वजह से पंजाब में अपहरण के मामले में 20% का इजाफा हुआ है। महिलाओं के खिलाफ अपराध 15% बढ़ा है। बच्चों के खिलाफ अपराध 16% बढ़ा है। बुजुर्गों के खिलाफ अपराध 5.3% बढ़ा है। और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, पंजाब सरकार के मंत्री ने विधानसभा में 22 मार्च 2023 को दिए थे। सर जी किडनैपिंग ते अबडक्शन है वो 20% वधी है, जी क्राइम अगेंस्ट विमन है वो 15% वधी है, जी क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है वो 16% वधी है, और जोड़े जुवेनाइल है उन्होंने 4.7%, और जोड़ा क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਵੀ 5.3% ਵਧੀ ਹੈ। इस अपराध की वजह भी हमारे पास मौजूद है। दरअसल जब कोई ड्रग्स की लत में फंसता है तो उसे किसी भी कीमत पर ड्रग्स चाहिए है। अगर उसे ड्रग्स की डोज ना मिले तो वो इंसान एक तरह से पागल हो जाता है, दिमाग पर उसका कंट्रोल नहीं रह जाता। अब ड्रग्स मुफ्त में तो मिलती नहीं है तो उसके लिए पैसे के लिए गरीब घरों के बच्चे अपने माँ बाप से लड़ते हैं, अपने बुजुर्ग माँ बाप पर हाथ भी उठाते हैं। अगर घर में पैसे मिलने की उम्मीद नहीं होती तो नशे की वजह से ये लोग अपराध में जुट जाते हैं ताकि पैसा जुटा लिया जाए। यानी ड्रग्स से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं। जो युवा इसके लत में आ चुके हैं उनके इलाज में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन पंजाब में ड्रग्स की समस्या का अंत बीते 15 सालों से नहीं निकला है। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा नया हिंदुस्तान है और ये जो हमारी उम्मीदें और सपने हैं, बढ़ता हिंदुस्तान, मजबूत होता हिंदुस्तान, इसमें जो अहम किरदार है युवा, वो ऐसी लतों में ना पड़े। अगर लत लगानी है, अगर जिद किसी चीज़ की पानी है तो वो विकास की होनी चाहिए। कल संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने वाले हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। शाम 4 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में अपनी बात रखना शुरू करेंगे। 16 घंटे की बहस के बाद विपक्ष को वो जवाब देंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर कल भी लोकसभा में बहस होने वाली है। कल वो आखिरी दिन, इसे 3 दिनों का आप मैच कह सकते हैं। आदिति नागर मेरी सहयोगी और हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़ चुकी हैं, जरा उनका रुख करते हैं। तो वक्त मुकर्रर हो गया है आदिति, 4 बजे। बिल्कुल 4 बजे, लेकिन आज जब अमित शाह संसद में थे और तमाम आंकड़े और तमाम उन्होंने हर विकास से लेकर रकस से लेकर तमाम चीजों पर बात करी, तो एक बात कहा कि अरे भाइयों, विपक्ष को रेफर करते हुए कहा कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो 4 बजे का समय है कल का, तब पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी। यहाँ तक कि आपको समझा दें कि बहुत ही सीनियर नेता इस पार्टी के, उन्होंने ये भी कहा कि पछताएंगे विपक्ष और वो कहेंगे कि गलती हो गई हमसे कि हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसका प्रस्ताव रखा, क्योंकि आज जिस तरीके से 9 साल के कामों को
गिनाया है आज के भाषण में अमित शाह ने। उसके साथ साथ आज जैसे जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और फिर 9 साल के कार्यकाल, 9 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, 9 साल यूपीए गवर्नमेंट के आज घोटालों की बात की है, तो आप समझ सकते हैं कि कल 4 बजे 16 घंटे की वार्ता ऑलरेडी हो चुकी है और कल 4 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको लगभग 55 से 1 घंटे का समय दिया गया है, हालांकि आज ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अमित शाह का भी भाषण केवल लगभग 1 घंटे का होगा, लेकिन 2 घंटे 13 मिनट का भाषण हुआ। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन के लोकसभा इतिहास में देखा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड था, लेकिन इस रिकॉर्ड को आज अमित शाह ने तोड़ दिया। फिलहाल कल 4 बजे का इंतजार, जिसे कहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का डी डे, क्योंकि जितना लंबा ये संसद चला वो नहीं चल पाया, जिस बात के लिए आज एक बार फिर गृह मंत्री ने कहा कि मैं संसद शुरू होने से पहले, मानसून सत्र से पहले ही लोकसभा स्पीकर वो कह चुका था कि मैं चर्चा करना चाहता हूँ, लेकिन संसद में चर्चा नहीं होने दी। अच्छा अदिति, एक बात तो बताइए, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद होंगे तो राहुल गांधी भी वहीं रहेंगे? बिल्कुल, ये माना जा रहा है कि कल राहुल गांधी, आज तो उनको जाना था राजस्थान में, इसलिए वो नहीं थे, लेकिन आज भी शाम तक राहुल गांधी होते। पर कल का नजारा जबरदस्त होगा, क्योंकि आप जानते हैं, अगर मैं 2018 का वो सीन मुझे याद है जब गले मिले थे और जब ली गई थी, बड़ा माहौल हाइपर हो गया था। कुछ होता। और अदिति, मैं बस दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि कल आप सुबह से ग्राउंड जीरो पर वहाँ पार्लियामेंट के बाहर मौजूद रहेंगी और ये बड़ी कवरेज का हिस्सा रहने वाली हैं। तो कल भारत 24 को सुबह से लगातार देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल वो जो मैच चल रहा है, जो आमने सामने का युद्ध चल रहा है, उसका आखिरी डे है, ग्रैंड फिनाले है। अब आगे बढ़ते हैं अदिति, थैंक यू सो मच। और अब वक्त है मेरे हिंदुस्तान का। ये वो चंक है या ये वो सेगमेंट है जहां हम हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में, उसकी परंपरा के बारे में, भारत की उस ताकत के बारे में आप तक अपने तथ्यों के साथ भावना को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज शारदा लिपि का जिक्र। मेरो नाम शू रूबिका लियाकत। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। मेरे हाथ में एक तस्वीर है और आप पहचानिए और गौर से देखिए ये जो अक्षर लिखे हुए हैं वो कौन सी भाषा में आपको नजर आ रहे हैं। आप बता सकते हैं ये कौन सी लिपि है? जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी होती है ना, इंग्लिश की रोमन होती है, उर्दू की फारसी होती है, तमिल भाषा की लिपि तमिल लिपि होती है। इतना बता दीजिए कि ये कौन सी भाषा है तो हिंदुस्तानी। अब तक तो आप समझ गए होंगे, कश्मीरी भाषा है। शारदा से हो सकता है बहुतों को ये क्लिक कर गया हो, लेकिन ये शारदा लिपि है, कश्मीरी भाषा की शारदा लिपि। वही कश्मीरी जो अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही है। ये भारत की वो भाषा है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, लुप्त होने के कगार पर है। एक भाषा संस्कृति की पहचान होती है, सभ्यता की पहचान होती है। कश्मीरी भाषा बोलने वाले तो बहुत है, लेकिन इस भाषा को लिखने वाले बहुत कम हैं। कश्मीरी को लिखा तो जा रहा है, लेकिन इसकी मूल लिपि में नहीं लिखा जा रहा है। कश्मीरी भाषा की लिपि है शारदा। 13वीं शताब्दी तक कश्मीरी भाषा इसी शारदा लिपि में लिखी जाती थी, लेकिन 14वीं शताब्दी में इसे फारसी में लिखा जाना लगा, उर्दू में लिखा जाने लगा। कश्मीर की राजभाषा जो है इस 14वीं शताब्दी तक फारसी हो गई थी, राजभाषा बन गई थी और शारदा लिपि विलुप्त होती चली गई। विद्वान, शासक, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध सभी शारदा लिपि में लिखा करते थे उस वक्त। लालदा, रूपा भवानी, नंद ऋषि और कई भक्त और कई ऐसे ऋषि मुनि भक्ति की कविताएं शारदा लिपि में लिख चुके हैं। इसी लिपि का इस्तेमाल कश्मीरी पंडितों ने जन्म प्रमाण पत्र बनाने में किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि कश्मीरी अब अपनी मूल लिपि में नहीं बल्कि फारसी और अरबी में इसे लिख रहे हैं। सोचिए, हमारी हिंदी को देवनागरी की जगह रोमन में लिखा जाए। अभी भी कई लिखते हैं भाई, अपने फ़ोन में जब टाइप करना होता है तो वो रोमन ही लिखते हैं, लेकिन हिंदी तो हमें पता है ना, क ख ग आ ई। लेकिन अगर इसे रोमन में ही कर दिया जाए तो कितना दुख होगा हमें। और ऐसा नहीं है कि कश्मीरी बोलने वाले इस देश में कम हैं। भारत में 68 लाख लोग कश्मीरी भाषा बोलते हैं।
पीओके में 3.5 लाख लोग कश्मीरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सब कश्मीरी भाषा को लिखते फारसी में है। आज जम्मू कश्मीर के लोगों से हमारी विशेष और ख़ास दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चों और ख़ुद को शारदा लिपि से रूबरू करवाइए, ताकि कश्मीरी भाषा अपनी माँ से मिलकर अपने पुराने स्वरूप में लौट सके। आज जम्मू कश्मीर में यही सबसे बड़ी मांग है। अब ये बता दूं कि आपसे जब विदा लेनी है तो हॉकी का जब मैच चल रहा है उसे लेकर कुछ विशेष जानकारी हमें मिल रही है। हॉकी एशिया कप इस वक्त चल रहा है, तीसरे क्वार्टर में भारत इस वक्त आगे चल रहा है 2-0 से। ये जानकारी आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी, क्योंकि कई ऐसे हमारे दर्शक हैं जो हॉकी मैच और द रूबिका लियाकत शो में फंसे हुए थे, तो उनको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये डिटेल्स भी हमने दे दी है। द रूबिका लियाकत शो में अब मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए भारत 24।